कहीं ना कहीं हमसे पूछती तो होंगी अपना सब कुछ त्याग दिया, बलिदान किया, क्या उस भारत के लोग आज भी आपस में जाति पाति, आज भी भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंटने के लिए फिर से तैयार बैठे? आज भी भारत के अंदर इस प्रकार के मानस के लोग हैं कि जो 1000 साल पहले देश गुलाम हुआ था कि उसकी भूमिका को तैयार करने के लिए रोज कुछ न कुछ वह आग के अंदर घी और तेल डालने का काम करते हैं। मैं कोई राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं आया हूं। हरियाणा भर के अंदर ये 11वां कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को जब मैंने बहुत इस बात को पीड़ा को महसूस किया कि समाज दिशा में जा रहा है, हमें उस परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला जहां पर घर के अंदर जाति पाति की चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा जाता था। वैदिक धर्म के सिद्धांतों को लेकर के सर्वपंथ संभाव मनुर्भव कर्णवंतो विश्वम आर्यम, इसी भाव को लेकर के केवल समस्त मानवता ही एक नहीं बल्कि समस्त जीव जो हैं वह सब आत्मीय स्वजन हैं। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में आने का एक लाभ तो मलिक साहब ये हुआ कि समाज की कड़वी सच्चाइयों को देखने का नजदीक से मौका मिला है। क्योंकि राजनीति में जो समाज का रूप है वो अपने विभत्सतम रूप में आ जाता है, अपने सबसे खराब विद्रूप चेहरा उजागर कर देता है। और वो चेहरा देखने का मुझे अवसर मिला, इसलिए मुझे मेरी आत्मा ने कहीं ना कहीं कहा कि अगर हम भी चुप रह गए और हमने भी नहीं बोला तो हम समाज में अपने आप को नेतृत्व करने का संकल्प लेकर के समाज और जनता के बीच में जाने की बात जब करते हैं और इतनी ईमानदारी नहीं रखेंगे तो हम अपना ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने का काम नहीं कर रहे। हमें नेतृत्व करने का अधिकार नहीं, हमें नेतृत्व को क्लेम करने का भी अधिकार नहीं। तो इसमें किसी को टारगेट करके कहने का विषय नहीं है, विषय हर उस व्यक्ति के आत्मा को झकझोर देने का है कि जिसने एक पल के लिए भी अपनी कमजोरी में, जिसने जातियों का सहारा लेकर के किसी भी काम को किया हो, चाहे वो राजनीति में वोट लेने का काम हो, चाहे किसी पद पर बैठ करके अपनी कलम को चलाने का काम हो, जिसने भी कोई निर्णय की भूमिका में आया, निर्णय की भूमिका में आकर के और जब निर्णय किया तो योग्यता, देश, समाज और मानवता, देश के शहीदों के सपने, उनकी अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें, उसको छोड़ करके जिसने जाति के आधार पर कलम को इधर और उधर किया वह सब मेरी नजरों में दोषी है और उनकी आत्माओं को आज छेड़ने के लिए आया। समाज की सज्जन शक्ति को, सात्विक शक्ति को संग्रहित करना है। समाज की सज्जन शक्ति, सात्विक शक्ति वह हमेशा दुर्जन शक्ति से संख्या में ज्यादा रही है, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में रहती है, वो सोती रहती है। समाज की सज्जन शक्ति को जगाना पड़ता है और उसको महर्षि चाणक्य ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र का और समाज का नुकसान उस राष्ट्र और समाज की दुर्जन शक्ति के गलत काम नहीं उतना करते हैं, उनकी सक्रियता उतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान समाज की सज्जन शक्ति का, सात्विक शक्ति की निष्क्रियता इतना नुकसान करती है। उस नाते मेरा आह्वान है कि हम सभी से कि अपने अपने स्थान पर हम इस बात को महसूस करें। और हर कोई व्यक्ति किसी न किसी परिवार में पैदा हुआ है, परिवार की पहचान है, परिवार की पहचान जन्म से कोई ना कोई उसको पहचान मिली है। मेरे परिवार से मुझे भी एक समाज की पहचान मिली है, हम सबको मिली है। और उस पहचान पर अभी वाल्मीकि समाज के सभी पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि जो पूरी रामायण के प्रणेता, हमारे सबसे बड़े इष्ट देव के एक प्रकार से रचयिता, तो महर्षि वाल्मीकि को मानने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को भी उतना ही गर्व है जितना कि मुझे अपने समाज में जन्म लेने का गर्व है। प्रत्येक को है, होना भी चाहिए,
क्योंकि वो गर्व की अनुभूति ही हमें कुछ आगे बढ़ करके कुछ करने की प्रेरणा देती है। लेकिन गर्व और अहंकार में अंतर आ जाता है। अहंकार दूसरे को छोटा करने लग जाता है। गर्व अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए प्रेरणा देता है, लेकिन अहंकार दूसरे की लाइन को छोटा करने की दिशा में लेकर के जाता है। इसके अंतर को समझते हुए हमें समाज में व्यवहार, तो कुछ बातें मैं अपने समाज के लिए भी करता हूं, अपने घर के लिए भी करता हूं। आदरणीय मलिक साहब ने बताया कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। उन्होंने जाट समाज के अतीत के अंदर जो नेतृत्व की कुछ ऐतिहासिक भूलों का उन्होंने संकेत करके कि महाराजा सूरजमल के और राजा जवाहर सिंह जी जब लाल किले के दरवाजे उखाड़ करके और वापिस भरतपुर ले गए, लेकिन राज सिंहासन पर वह आसीन नहीं हुए। मैं किसी एक राज सिंहासन पर आसीन होने के कोई प्रेरणा देने के उद्देश्य से नहीं हुआ, लेकिन समाज को अपने कुछ चीजों को समझना है। चौधरी चरण सिंह जी इंदिरा गांधी जी के साथ कि उन्होंने केवल मात्र बुलाया था बात करने के लिए। इसमें मैं एक उदाहरण, दीप कमल जी और सौम्य आर्य जी बड़े विद्वान महापुरुष बैठे हैं, मैं एक उदाहरण जो है इसके रिवर्स में देना चाहता हूं। महाराजा सूरजमल को यूलिसिस ऑफ द ईस्ट कहा गया था। जो विश्व के इतिहासकारों ने उन्होंने उनकी संज्ञा दी थी एक ऐसा ग्रीक राजा से कि जो वो सबको जोड़ करके चलते थे। वो किसान थे, खेत में हल चलाते थे और खेत में हल चलाते चलाते लोगों को जोड़ जोड़ करके सेना एकत्र करते थे और उस सेना एकत्र करते करते साम्राज्य की स्थापना की। राजा जनक के बाद धरती के ऊपर कोई किसान पुत्र खेती और किसानी भी करता रहा और राजपाट भी चलाता रहा तो वो केवल महाराजा सूरजमल रहे थे। और महाराजा सूरजमल की विशेषता ये नहीं थी कि वो एक समाज के लोगों को लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे। उनकी विशेषता और गुण ये था कि वो लोगों को जोड़ते थे, समस्त किसान बिरादरियों को साथ लेकर के चलते थे और सबको साथ लेकर के आगे बढ़े थे। राजा महेंद्र प्रताप जो मुशरान स्टेट के राजा हुए, पहला जो लीग ऑफ द नेशंस और उससे पहले भी जो प्रीकर्सर उसका था, उन्होंने फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जाइल अफगानिस्तान में बना करके, और कितने पढ़े लिखे थे, हिंदुस्तान का सबसे पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने दिया था, मथुरा के अंदर बनाया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पूरी जमीन राजा महेंद्र प्रताप ने दान दी थी, इसलिए ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक ऊंचाई कब आई थी? चौधरी देवीलाल की राजनीतिक ऊंचाई तब आई थी जब उन्होंने हरियाणा प्रदेश के सभी समाजों के प्रमुख लोगों को, ज्ञानचंद जी बाबू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 1994-95 में बाबू मूलचंद जैन जी के घर गया। बाबू मूलचंद जैन जी ने मुझे कहानी बताई कि चौधरी देवीलाल जी ने न्याय यात्रा शुरू करने से पहले, न्याय युद्ध शुरू करने से पहले इस बात को समझ लिया था कि एक बिरादरी से गांव का सरपंच नहीं बन सकता, मैं हरियाणा में कैसे सरकार बनाऊंगा। तो वो बाबू मूलचंद जैन ने बताया कि एक एक आदमी की, हमारे सिरसा के इलाके में मलिक साहब वो ठोडी के हाथ लगा देते हैं तो उसको मनाने का एक परंपरा मानी जाती है। उन्होंने पूरे हरियाणा में घूम घूम करके आदमी नहीं देखा, कोई बड़ा छोटा नहीं देखा, उन्होंने मना करके, और मुझे एक अहिरवाल के एक बड़े नेता हैं, वो उनसे मिलने से मना कर गए। वो उनकी घर में उनकी पत्नी को जाकर के राखी बंधवा करके और उसका मान करके बोला, भाई कह देना मैं बटेऊ मान करके जा रहा हूं राव साहब को। तो ऐसे जाकर के उन्होंने जोड़ा। अब इन दोनों में अंतर है। अंतर है तो एक तरफ तो इतिहास है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रही और स्वयं चौधरी चरण सिंह का जीवन भी संवित सरकारें जब बनाई, जब उन्होंने मिलजुल करके बनाई थी, उस वक्त जनसंघ के सहयोग से पहली संवित सरकार चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब छोड़ करके और व्यावहारिकता के धरातल पर समाज के हित का ध्यान करके और देश के हित का ध्यान करके जब निर्णय किया, तब वो सत्ता के अंदर शीर्ष पर पहुंचने का मौका मिला। और जब अहम के कारण से, सब स्वर्गवासी आत्माएं हैं, महापुरुष हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं,
लेकिन जब जब अहम में उन्होंने दरवाजे बंद किए, रास्ते बंद किए, और ये इस तरह की बातें कोई, क्योंकि स्वर्गवासी महापुरुषों के बारे में कुछ बातें नहीं कही जाए तो अच्छी होती है, लेकिन हमें समझना जरूर होता है कि जब जब हमने अपने से लोगों को दूर किया, तब तब लोगों ने आपको अपने से दूर किया। कुछ भाई कहते हैं, नाराज होते हैं, मुझसे भी नाराज होते हैं कि भाई जो है ये क्या कर दिया, हमारे खिलाफ सारा माहौल बना दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। कहता हूं भी चलो, जिसने बनाया, जिनको सूट करेगा राजनीति के अंदर वो कुछ भी करे, लेकिन ये देखो अपने अंदर कि हमें अपने अंदर भी तो देखना है कि ताली दोनों हाथों से तो नहीं बजी होगी। हो सकता है कि उस ताली बजाने में कुछ हाथ हमने भी आगे बढ़ाया होगा, उसमें कुछ ना कुछ भूमिका रही होगी, हमने भी किसी न किसी को अपने से दूर किया होगा, हमने भी कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ा होगा, हमने कहीं ना कहीं विश्वास अर्जन करने में कोई ना कोई कमी रखी होगी। मुझे पता नहीं चलेगा, मेरे अंदर 100 कमियां होंगी, मैं रोज शीशा देखता हूं लेकिन अपनी कमी कभी नहीं देखता हूं। ये मनुष्य का स्वभाव है। और आज राजनीति में पद में आ जाए तो कमी बताने वाले भी कम होते हैं। तो इसलिए ये आत्मनिरीक्षण समाज के नाते भी हमको करना है। मैं कुछ बातें सोच के आया था कि कौन सी नई बातें ऐसी है जो मेरी बहुत सारी बातें तो जो है आज के दिन यूट्यूब के माध्यम से आती रही है, लेकिन मैं एक बात महसूस करता हूं कि जो हमारे समाज की नई पीढ़ी है, जो जेन जी है, वो जेन जी अब इन सब बातों से बहुत आगे जाती है, बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा चुकी है। हमें समय के साथ उनके साथ चलना पड़ेगा। हम उनसे बहुत लंबा गैप करके नहीं चल सकते, चलना भी नहीं चाहिए, उचित भी नहीं है, नहीं तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। हमें उनकी भावनाओं के साथ, उम्मीदों के साथ, अपेक्षाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ, सपनों के साथ जोड़ करके, मेरे पिताजी भी इसके बात कहा करते थे, वो कहा करते थे, जीवन में एक बात का याद रखना पन्नू साहब, बात बड़ी विशेष होती थी कि जब जीवन में इस दौर में ऐसी स्टेज पर आ जाओ कि तुम अतीत की बातें ज्यादा करने लगो, तो समझ लेना कि तुम अब अप्रासंगिक हो गए हो, तुम इररिलेवेंट हो गए हो, तुम्हारी अगली पीढ़ी अतीत की तुम्हारी किसी बात में कोई रुचि नहीं रखती है, तुम उनके भविष्य के सपनों के साथ जोड़ करके कुछ बातें कर सकते हो, तब तक तुम रेलिवेंट रहोगे। उनका जीवन है, वो संसार के अंदर आए हैं, उनको पूरे जीवन को जीना, हमें नए सपनों को जोड़ करके, मोदी जी ने 2047 में एक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के हमेशा आगे की सोचते हैं, इसलिए विश्व में कामयाब एक सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर के तौर पर डेमोक्रेसी के अंदर वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि वो भविष्योन्मुखी, भविष्य की तरफ देखने वाले नेता हैं। तो हमको भी भविष्य की तरफ देखने की आवश्यकता है कि हमारी जेन जी क्या उम्मीद कर रही है, वो क्या चाहती है। अब हम गांव से चल करके शहरों में आके बसे हैं। ये पंचकुला के अंदर मैं उस प्रकार का संबोधन नहीं कर सकता जो अन्य किसी जिले के अंदर, ये सारी की सारी जो यहाँ पर लीडरशिप बैठी है, समाज की ये क्रीम बैठी है, ये पढ़े लिखे अनुभवी रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं, यहाँ पर बहुत बड़े सफल उद्यमी और व्यापारी समूह के लोग यहाँ पर बैठे हैं, और समाज हरियाणा प्रदेश आपकी तरफ देखता है। आपकी एक बात, एक आवाज, एक लाइन पूरे हरियाणा के अंदर आपके जो इतना अपना संबंध समूह है उसको प्रेरणा देने का काम करती है। इसलिए जो आपकी तरफ वो देखते हैं, पंचकुला के जीवन शैली की तरफ वो देखते हैं। मैं कह रहा था हम गांव से चल करके आए, एक जो पीढ़ी ने जो पलायन अनुभव किया है उसने एक बहुत बड़ा एक गैप महसूस किया है। गांव में रह करके समाज जीवन की परंपराएं हम उनको निभाते हैं। गांव में रहते हैं तो हम तीज त्योहार मिलकर के मनाते हैं, हम तीज के झूले झूलते हैं, संक्रांत भी मनाते हैं, हम कार्तिक भी नहाते हैं, हम जो है सारे अपने होली दिवाली से जुड़े त्योहार, गोवर्धन पूजा, ये सारे गांव में करते हैं, हम बैसूड़े भी बनाते हैं। लेकिन गांव से जब शहर में आ जाते हैं तो वो गांव की जो भाईचारे का जो व्यवहार है वो शहर में वो सब इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वो संस्थाएं नहीं है, तो हमारा वो सामान्य तौर पर वो व्यवहार नहीं बचता। गांव से कट गए, शहर में नया बना नहीं, शहर के इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं,
शहरों के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसी पंचकुला के अंदर देखो कितनी गौशालाएं हैं, यहां पर मंदिर हैं, कितने सामाजिक उत्सव, कितने सामाजिक कार्यक्रम। मुझे बड़ा आनंद आता है कि दक्षिण से चल करके तिरुपति के मंदिर की स्थापना हमारे पंचकुला में है। यहां पर जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की यात्रा यहां निकलती है। यहां पर हम गणपति उत्सव भी मनाते हैं, लेकिन उससे हम ग्रामीण समाज से आए हुए लोग अपने आप को कितना जोड़ते हैं, अपने आप को कितना कनेक्ट कर पाते हैं। हम डिसकनेक्टेड यहां भी महसूस करते हैं, हम डिसकनेक्टेड गांव से भी महसूस करते हैं। ये एक सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज के अंदर एक बहुत बड़ी गहरी विडंबना ये मानी जाती है कि आदमी जब अपरूट हो जाता, अपनी जड़ों से उखड़ जाता है और जब तक नई जगह की जड़ों के साथ अपने आप को जोड़ता नहीं है तो वो बहुत बड़े त्रिशंकु जैसी स्थिति के अंदर रहता है, बहुत बड़े हल्केपन में उसको आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी प्रयास पूर्वक इस पीढ़ी ने हम सबको एक दूसरे के सरोकारों से जोड़ना, अपना इतना आदरणीय मलिक साहब को मैंने जब मैं नौजवान था तब से मैंने देखा, हम कॉलेज में थे तब से आपको एक आइडियल ऑफिसर के तौर पर हम देखा करते थे, एक जो स्मार्ट ऑफिसर। आप जैसे लोगों की प्रेरणा से हम यूपीएससी के अंदर एग्जाम देने के लिए निकले थे और हमने आपके इस योगदान को देखा है। जब चंडीगढ़ भी आपने भवन बनाया, ये भवन भी आपने बनाया, अब जम्मू के अंदर भी आपने जो भवन का निर्माण किया, आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब हमारी भूमिका है कि इस भवन के माध्यम से हम कोई ना कोई अपना ऐसा व्यवहार कि हर अमावस को, हर पूर्णमासी को हम कोई खीर का भंडारा कर लें आपस में। अपने अपने हम को छोड़ना पड़ेगा। हर तीज त्योहार हम मनाएं, जो पींग लगा लें, झूले लगा लें, उत्सव मनाएं। अपनी जो गांव की सामाजिक, जो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि की कलाओं को हम अवसर दें। हम अपने कैलेंडर में इस प्रकार की चीजें ऐड करें जिससे हमारा जो बच्चे हैं और समाज, जो शहरी समाज है, वो भी हमारे आयोजनों के साथ, कार्यक्रमों के साथ, तीज त्योहारों के साथ हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके हम एक हों। और क्यों हों? उन शहीदों की आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया था। साथियों, आपने एक सोनम वांगचुक का नाम तो अभी सुना है। एक सोनम वांगचुक सर मेरे सीनियर थे 1987 में आर्मी के अंदर, और पीछे 2-3 साल पहले मैं लद्दाख में उनसे जाकर मिला था। अभी कुछ महीनों पहले उनकी डेथ हो गई। कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र थे। हुड्डा जी डायरी लिखा करते थे। उनकी डायरी का एक एक पेज जो है पढ़ने के लायक है। वो लोगों ने संस्थाएं बनाई। उस वक्त वैश्विक शिक्षण संस्थाएं नहीं बनी थी। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था रोहतक में नहीं बनी थी। सैनी समाज की शिक्षण संस्था नहीं बनी थी। विश्वकर्मा समाज की शिक्षण संस्था नहीं बनी थी। उनकी प्रेरणा से वो शिक्षण संस्थाएं, क्योंकि वो हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने, और आपको तो सर याद होगा डॉक्टर सान्याल जैसे प्रिंसिपल लेकर के जाट कॉलेज के अंदर आए थे। सारे प्रिंसिपल, कोई बंगाल से, कोई कहीं से, वो लेकर के आया करते थे कि बच्चों के जीवन को सुधार कर सकें। 1913 के बाद आज 2026 में 5 पीढ़ी जाली। अब सोचने की बात यह है कि इन 5 पीढ़ी में हमें एक उस संस्थान से कई यूनिवर्सिटी बना लेनी चाहिए थी कि नहीं बना लेनी चाहिए थी। हम कहां से कहां, हम पहुंचे कहां हैं। तो जहां समाज के लिए वो सब कुछ कर रहे थे, शिक्षा के लिए सब कुछ कर रहे थे, 125 साल में हम कहां लेकर के उस बपोती को हमने कहां ले जाना चाहिए था। उन संस्थाओं का निर्माण, जो समाज की संस्थाएं हैं, आज उन लोगों ने कैसे, किन हालातों में, एक एक रुपए का चंदे का डायरी में हिसाब लिखा हुआ है, किन हालातों में घूम घूम करके चंदा करके उन्होंने 125 साल पहले जो चीजें बनाई। आज तो चंदा करके विवाद के अलावा कुछ नहीं होता है। एक तो लठ बज रहा है रोहतक में तो वो हम उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। जो बनाई हुई हैं उनको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो कहने का मेरा जो भाव था कि संस्थाओं को बचाना, संस्थाओं का निर्माण करना,
जितने भी पढ़े लिखे सम्भ्रांत और सब प्रमुख बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग हैं, मेरी प्रार्थना है कि अकेले अकेले सांस तो दुनिया सब लेगी, अकेले अकेले सांस ले लेकर के अपनी सांस सब पूरे कर लेंगे। नाम उन्हीं का होगा जो समाज के लिए अपना जीवन देंगे, समाज के लिए अपना काम करेंगे। और ये वानप्रस्थ जीवन, मेरे जैसे लोग, आयु के लोग जो हैं वानप्रस्थ आयु में आ गए हैं। हमारा फर्ज बनता है, वानप्रस्थ का तात्पर्य जो है वो यही है कि जितना जीवन के अंदर अर्जित किया है उसको समाज को अर्पित करने का समय आ गया है। अपना जो अर्जन है उसको अब अर्पण करना है। संन्यास आश्रम जब आएगा जब तर्पण का काम भी करेंगे, फिलहाल तो समाज को अर्पण करने का समय है। तो हम सब का कर्तव्य है, लेके कोई जो है कुछ जितना भी अपना है अपने अपने घरों में बैठ करके कोई लाभ नहीं है। कृपया करके अपना समय समाज को दें और अगली पीढ़ियों को अपना समय जरूर दें और समाज में समरसता के लिए दें, समाज में भाईचारा बनाने के लिए दें। भारत को आगे लेकर जाना है। भारत में एक छोटा सा इकोनॉमी का स्टूडेंट भी हूँ, मेरी बड़ी जिम्मेदारी से मानना है, सिर्फ 25,000 टन सोना भारत के गांवों में, भारत के शहरों में, घरों में, ये अब मंदिरों का हिसाब नहीं मुझे मालूम, लेकिन 25,000 टन सोना वाला देश, हिंदुस्तान के 130-40 करोड़ लोगों में से लगभग, चाहे छोटा 50 गज 25 गज का मकान हो, हर आदमी का कोई ना कोई अपना मकान जहां पर हो। ये देश किसी भी सूरत में एक गरीब नहीं है। सिर्फ हमारी व्यवस्थाएं जो हमने बना दी हैं, उन व्यवस्थाओं को हमें तेजी से, जिस प्रकार से सुधार के प्रयास हो रहे हैं, वो सुधार करने की जरूरत है। तो उसी में मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी भूमिका हम सब उसमें कैसे निभा सकते हैं, इसमें कृपया करके मैं, जो हमारी खाप पंचायतें हैं उन्होंने एक भूमिका निभाई है। कल एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम महम में किया, उसमें काफी प्रबुद्ध लोग इकट्ठा हुए, 40 के करीब खाप पंचायतें हुई और मैं कई बार उनसे नाराजगी में कुछ बातें कह भी देता हूँ, अधिकार है, उनकी मानता हूँ तो मेरी भी वो सुन लेते हैं। क्यों उन्होंने, मैंने ये कहा कि मैं भाई हर लड़ाई में जरूरी नहीं होता कि हर लड़ाई को हम अपने सर पर लेकर के चलें। अपने अपने द आर्ट ऑफ वॉर में sun Tzu ने कहा है कि यू हैव टू चूज योर बैटल्स एंड यू हैव टू चूज योर बैटल फील्ड। एवरी बैटल एंड एवरी बैटल फील्ड इज नॉट दी समथिंग टू फाइट फॉर और फाइट। तो आपको पानी की लड़ाई लड़नी है, जो खाप पंचायतें हैं तो उनको सभी के लिए लड़नी चाहिए, वो चयन नहीं कर सकते। लेकिन कल जो उन्होंने किया, बहुत बहुत अच्छा काम किया। वो काम अच्छा ये किया कि उन्होंने जो अभद्रता हमारे गानों के अंदर, जो अश्लीलता का वातावरण बन रहा है, जो पंजाब से चल करके हरियाणा में जिस प्रकार के जो भाषा और दो अन्य प्रांतों में भी हम देखने को सुनने को मिलती थी, वो हमारे यहाँ भी वो फैल रही थी। सभी खाप पंचायतों ने सभी प्रमुख गायकों को इकट्ठा करके, कलाकारों को इकट्ठा करके और कलाकारों से बुलवाया कि वो कभी भी आगे अनर्गल, अभद्र, अश्लील शब्दावली को, भाषा को अपने, बहुत बड़ी काम है ये इतना खतरनाक काम। ये काम करना चाहिए व्यवस्था को भी, ये काम करना चाहिए शासन प्रशासन को भी, क्योंकि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी शिक्षा है, शिक्षा में संस्कार निहित है। अगर मेरे बच्चे के उसमें जो पैड है, उसको जो मोबाइल है, उसके अंदर उसकी असाइनमेंट मिलती है, उसके अंदर उसकी असाइनमेंट जमा करानी पड़ती है, तो उसी आईपैड के अंदर उसी मेरे बच्चे को एक एक्सपोजर है जो गलत चीज का, जो नहीं होना चाहिए। तो व्यवस्था अगर उसको पढ़ा रही है आईपैड दे करके, उसी व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि सुनिश्चित करे कि उस आईपैड के अंदर कोई गलत चीज नहीं आएगी, तब जाकर के मेरे बच्चे को मैं वो आईपैड देने के लिए। जो शासन प्रशासन में बैठे लोगों को भविष्य का सोचना पड़ेगा, भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। अगर आज नई नौजवान पीढ़ी, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोगों ने नीट के एग्जाम दिए हों, लेकिन प्रभावित सब होते हैं, जो नहीं दिए वो भी होते हैं। जिन्होंने आज यूपीएससी का, हमारे भाई डोल साहब खड़े थे थोड़ी देर पहले, एकांश प्राप्त हर देखता हूं दिया, तो आज भी मैं नीट के, हम सब उससे प्रभावित होते हैं। व्यवस्था की जिम्मेदारी है
तो भरोसा देना होगा कि ये काम सुचारू रूप से चले। तो ये हम इस बात को लेकर के जी ये करती है, हर पीढ़ी के अंदर आक्रोशित कर सकता है, आंदोलित कर सकता है, उसके भविष्य को लेकर के उसको आशंकाएं आती है, तो उस पीढ़ी को चुनौतियां सामना करने के लिए पीढ़ी उठ खड़ी हो सकती है। लेकिन हम सबका ये जिम्मेदारी बनती है, जैसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि भीड़ तंत्र कभी भी लोकतंत्र का पर्याय नहीं हो सकता है। मोबोक्रेसी कैनॉट रिप्लेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो एक टाइम टेस्टेड वाइडर पार्टिसिपेशन का 65 करोड़ लोगों के वोट के द्वारा निर्णय किया हुआ एक व्यवस्था है 5 साल के लिए, जिसको बदलने में 2-4% का वोट इधर स्विंग हो जाता है, पूरी व्यवस्था बदल जाती है। लेकिन फिर भी किसी की भी भावनाएं हैं, अच्छा लोकतंत्र वो है कि उन भावनाओं को, और मोदी जी ने बार बार साबित किया इस बारे में, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूं, कि जो नेतृत्व झुकना जानता है वही बड़ा जो होता है वो बड़ा झुकने के कारण से होता है। बरगद जो होता है, बरगद बड़ा इसलिए है कि बरगद जो है झुकना जानता है। श्री कृष्ण ने हमको दिया तो कि समय समय पर उन्होंने से पूरे देश के अंदर कितने 35 करोड़ लोगों ने उनको सराहना किया, उनको स्वीकार किया कि उन्होंने जन भावना, युवाओं की भावनाओं को समझ करके और उसके साथ जोड़ करके, यही अच्छे नेतृत्व की पहचान है। और यही हम सबको कि समाज में इस चीज को हम समय समय पर समाज के प्रति झुकना ही पड़ेगा, अहम छोड़ करके अपने आत्मसम्मान को बचा करके, लेकिन के आगे व्यक्ति को झुकना ही पड़ेगा, समष्टि के आगे व्यक्ति को समर्पण करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। मैं एक निवेदन कर रहा था संस्थाओं और खाप के हमारे जो संस्थाएं हैं उनको निवेदन कर रहा हूं कि आपने एक विषय कल ले लिया भाषा की अभद्रता का। अभी भी समाज में अपराध को लेकर के बड़ी चिंताएं हैं। हर शहर के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग दाएं बाएं इधर उधर से टेलीफोन के माध्यम से भय का माहौल पैदा करते हैं। तो मेरी खाप से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको उसके परिवार संदेश दूं कि भाई ऐसा काम नहीं करना